1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड और 1200 करोड़ रुपए के इस फ्रॉड के चलते 7 राज्यों से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो ठग हैं उनको 7 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस खबर में जो चौंकाने वाला खुलासा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसकी चपेट में कोई आम आदमी या कोई आम अधिकारी या आम कोई कर्मचारी इसकी चपेट में नहीं आया है, बल्कि एक बहुत बड़ा अधिकारी वो इसकी चपेट में आ गया। और एक और खबर इसी खबर में मैं आपको बताऊंगा, जहां पर एक इंस्पेक्टर वो इसकी चपेट में आ गया। एक अलग मामला है और महज कुछ सेकंड की, सिर्फ कुछ सेकंड की वहां पर बात रह गई, वरना सब कुछ सफाचट हो जाता। सबसे पहले बात करते हैं 1200 करोड़ रुपए के फ्रॉड की, और फिर उसके बाद में दूसरी कहानी है, वो भी उत्तर प्रदेश से है। दोनों ही कहानियां ये उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आई है। और ये जो खबर है इसको आज आपको आखिरी तक देखना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी खबरों को आप अपने घरों में अपने बुजुर्गों को जरूर दिखाइए, क्योंकि ऐसे लोग बुजुर्गों को ही चपेट में लेते हैं। और जो सोचिए कि आप ये सोचते हैं कि नहीं साहब, हमें कौन कहां पर झांसे में ले सकता है, हम तो बहुत तेज तर्रार हैं। ये लोग बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर अगर उसको अपनी चपेट में ले सकते हैं, तो आप अपने आप को कुछ भी मत मानिए। आप ये मान करके चलेंगे नहीं नहीं हम इनके झांसे में नहीं आएंगे, तो ये ऐसे झांसे में लेते हैं कि बहुत बड़े बड़ों को जो है वो ठिकाने लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं इस शख्स की। आप ये देखिए, ये पुलिस के साथ में जो आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं ब्लेजर के अंदर, ये कोई अपराधी नहीं है बल्कि ये विक्टिम है। इनका नाम है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा, जिनकी पूरी उम्र सरकारी कागजों के बीच में बीत गई। ये पंजाब नेशनल बैंक के अंदर डिप्टी जनरल मैनेजर थे, यानी डीजीएम की पोस्ट पर ये थे, और वहां से रिटायर हुए। वहां से रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद में अपनी ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। और इनके पास में अचानक से एक फोन आता है, और फोन आया, और फोन कोई डिजिटल अरेस्ट के लिए नहीं था कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे नहीं था। फोन किया इनको और फोन करके कहा कि हम 35 से 40% रिटर्न देते हैं। अब ये चूंकि बैंक के बड़े अफसर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इतना रिटर्न तो कहीं पर मिलता ही नहीं है। कोई एफडी में अगर आप कोई इन्वेस्ट कर ले, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ले, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर ले, 35 से 40% पैसा, और वो भी बहुत कम समय के अंदर आपको रिटर्न करके दे दे, संभव ही नहीं है। इन्होंने फोन काट दिया। उन लोगों ने फिर इनको फोन किया, और बड़े ही अदब से, बड़े ही सलीके से ये लोग बात करते थे। ऐसे बात करते थे कि बैंक का एक डिप्टी जनरल मैनेजर, और आप इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, और आप आगे मैं इनको सुनाने वाला हूं। ये बिल्कुल सुलझे हुए तेज तर्रार एक अफसर रहे थे, और फिर भी ये झांसे में आ गए। इनके पास में फिर फोन आया, इन्होंने ये 1-2 बार इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक बार और फोन किया, और ये फोन आता है इनके पास में 2 नवंबर को। 2 नवंबर 2025 को फोन आता है, और इनसे कहते हैं कि आप ये करिए कि बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से, यानी बहुत कम पैसा लगा करके एक बार शुरुआत तो हमारे साथ करके देखिए, आप जुड़ करके तो देखिए, आपको मुनाफा होगा, शर्त या मुनाफा होगा। ये उस सामने से जो बैठे हुए फ्रॉड थे उन्होंने कहा। अब इसके बाद में इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात रखने के लिए तुम इतना बार बार बोल रहे हो, मैं 5000 रुपये लगा देता हूं। इन्होंने जो है वो 5000 रुपये लगाया। उन्होंने इनको कुछ अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तरीके से और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और उस ग्रुप के अंदर डेली लोग अपने स्क्रीनशॉट डालते थे, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग डालते थे कि देखो भाई, मैंने ये पैसा यहां लगाया था और मुझे आज इतनी तारीख को इतना पैसा आ गया, मुझे इस तरीके से इतना पैसा यहां आ गया। इसी तरह की एक कहानी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताई थी नोएडा की, तो उसी तरीके से ये भी फंस गए। ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ के, और वहां पर दिनेश शर्मा 5000 रुपये लगाते हैं। 5000 रुपये लगाने के बाद में इनको अच्छा खासा मुनाफा जो है वो दिखाया। फिर इसके बाद में इन्होंने कुछ और पैसा लगाया, 10, 15, 20 हजार रुपये लगाए, कुछ और लगाया, कुछ और लगाया, और लगाते ही चले गए। और जब जब ये पैसा वापस मांगते थे कि भाई ठीक है, आपने अच्छा जो है वो मुझे मुनाफा दिखाया है, खूब अच्छा मुनाफा मुझे हुआ है,
आप लोग बता रहे हो, मैं लगातार चेक भी कर रहा हूं, ये चेक भी कर रहे थे, वो लिंक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते थे कि आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपना पैसा इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आपका ये वेबसाइट जो है वो इस तरीके से फला जगह पर रजिस्टर है, सब कुछ इनको जो है बताया गया। बड़े ही सिस्टमेटिकली ढंग से वो काम कर रहे थे। और बैंक के एक डिप्टी जनरल मैनेजर, वो भी इनकी जो चालाकियां थी उनको पकड़ नहीं पाए। ये पैसा लगाते चले गए, और जब भी ये पैसा मांगते कि ठीक है भाई पैसा आप निकाल लेते हैं, फिर बाद में फिर और कभी आगे देख लेंगे, वो कुछ और नया टास्क दे देते कि नहीं नहीं आप ऐसा करिए अंकल जी, आप इतना पैसा जो है जितना आपका हो गया है इतना ये है, और इतना आप और लगा दीजिए, और आपको इतने दिन के अंदर इतना आपको वापस करवा देते हैं। इस तरीके से जो है इनको फिर से नई कहानी दे देते, और ये उस नई कहानी के अंदर फिर उलझ जाते। इसी तरीके से करते करते ये 2 नवंबर से लगातार चलते रहे, और 1 करोड़ 10 लाख रुपए डिप्टी जनरल मैनेजर का लगवा दिया। और जब 1 करोड़ 10 लाख रुपए लग चुका था, तो फिर उन्होंने 16 दिसंबर को, यानी 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था, तकरीबन 1.5 महीने तक जो है पूरा खेल चलता रहा। 16 दिसंबर को इन्होंने कहा कि साहब अंकल जी ऐसा है कि अब 3 करोड़ रुपए का एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट हम लेकर के आ रहे हैं, 3 करोड़ रुपए जो है इसमें लगाने होंगे, और बहुत बड़ा अमाउंट जो उन्होंने बताया कि इतना पैसा आपको इतने दिन के अंदर आप हम रिटर्न कर देंगे। अब इन्होंने कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, और फिर जाकर के इन्होंने किसी तरीके से अपने परिवार के अंदर जो है वो बात खोल दी। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे फोन आया था, मैं पैसे लगाता रहा, मेरे मोबाइल के अंदर सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ हैं, और अब वो 3 करोड़ रुपए जो है कह रहे हैं, अगर बताओ कुछ करना चाहिए इसके अंदर या क्या नहीं करना चाहिए। जब परिवार को बात पता चली, तब परिवार में जो है वो बेटे और वो बहुएं वगैरह थी जो वो हरकत में आए, और उन्होंने कहा कि बाबूजी आपके साथ में तो फ्रॉड हो गया। उसी रात ये भाग करके थाने में गए, और थाने में जाकर के इन्होंने पूरी कहानी बताई। अब जरा पुलिस को ये कह रहे हैं जो अपनी कहानी, अपनी व्यथा, वो एक बार आप सुन लीजिए, और उसके बाद में हम इंस्पेक्टर छेदीलाल जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं, और उनके साथ में महज कुछ सेकंड की देरी रह गई थी, कैसे वो बाल बाल बचे, उस पर फिर बात करते हैं। अच्छा, मैं बता दूं, मैं पंजाब नेशनल बैंक का रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हूं, और मेरे साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। शुरुआत में उन लोगों ने एक ग्रुप में छोटे सा लिंक भेजा कि इसमें से 35 से 40% रिटर्न पर वीक देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैं बैंक का खुद डीजीएम रामन के बकवास है ये सब। तो इस सबको रजिस्टर किया मैंने। 2 नवंबर से वो लोग मेरे पीछे लगे थे, पर मैं रजिस्टर करता चला गया। फिर 16 दिसंबर को फाइनली उन लोगों ने एक अपील की, अब थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए। मैंने 5,000 रुपये लगा दिए, और उसके बाद जो रिटर्न उन्होंने दिखाने शुरू किए, 2 नवंबर से मैं देखता चला आ रहा था रिटर्न ग्रुप में, और फिर मेरे साथ में फिर पैसे लगाने शुरू किए। लोगों के भी रिटर्न थे, तो लगभग मैंने पाया कि काफी लोग हजारों करोड़ तक पहुंच गए पैसे कमाने में। तो मैं सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मैंने भी लगा दिया। फाइनली वो एक स्टेज पर पहुंचे जहां मुझे 3 करोड़ रुपए लगाने थे, और 3 करोड़ तो नहीं थे मेरे पास। तो बच्चों फैमिली से पूछा, पहली बार फैमिली से पूछा, दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे फैमिली से पहले ही पूछना चाहिए था मैं जाऊं या ना जाऊं। जैसे ही फिर उसके बाद मैंने खुद समझा कि क्या हुआ, और फिर जब समझ में आ गया कि फ्रॉड हो गया, तब तो फिर आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। तुरंत मैं साइबर सेल आया, तुरंत आया, रात का टाइम था वो, और मुझे अमित जी यहाँ थे, उन्होंने मुझे सहायता दी, मैं आया, ढांढस दी, और मेरा हाल अच्छा नहीं था उस दिन, लेकिन आज आप डिफरेंट पा रहे होंगे मुझे चेहरे पे खुशी भी है। फाइनली मैं आके FIR दर्ज की, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, सारी बात सुनने के बाद, 3 ऐसे कारण थे जो हमारे अमृतसर जी ने ऊपर रिपोर्ट भी किया होगा। एक तो मैं सीनियर सिटीजन था, जो कहा उन्होंने, मेरी पूरी जमा पूंजी उसमें चली गई थी, मेरा रिटायर्ड फंड सब जा चुका था, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। दूसरा ये था कि उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप चल रहे थे, तो सबसे बड़ी जो फोरसाइट जो मैंने पाई और जो देखी, मेरे ग्रुप में भले 1000 करोड़ का फ्रॉड था, लेकिन जो होने वाला फ्रॉड था, मैंने बताया कि 4 तारीख इनकी D-Day है, तो आप विश्वास कीजिए 3 और 4 की रात को 600 ग्रुप, 12,000 करोड़ से ऊपर की बचत होना ही बहुत बड़ी बात है। जिनका फ्रॉड हो चुका वो कैसे रिकवर हो गए, बात की बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी इनकी, मैंने पाई कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा एकदम थे, और मुझे उन्होंने बहुत संतोष दिया।
और इसके अलावा आपको कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर लास्ट में एक बात मैं जरूर कहूंगा, लास्ट का मैं 30 सेकंड की बात है। आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड? 1,10,00,000 के ऊपर का है। पुलिस से आप कितने आत्मनिर्भर रहे, कितने जगह आपकी सहायता की गई, संतुष्ट रहे कि पुलिस से? बहुत ज्यादा संतुष्ट रहा हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जी जी, क्या कहना चाहेंगे पुलिस? पुलिस के बारे में मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो इन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। दूसरा, मुझे बीच बीच में इमोशनल सपोर्ट दी जिससे मैं स्टेबल हो पाया। तीसरी बात, मेरी बात से सुनकर वो डायमेंशन इन्होंने खोजी जो मुझे नहीं पता थी। मैंने तो अपने ग्रुप की जानकारी थी ना, पर इनके पास वो रिसोर्सेज थे कि बाकी ग्रुप्स को भी ये देख सकते थे। तो उसके मुझे बड़ा संतोष हुआ कि हम कोई यूजफुल हो रहे हैं बाकी लोगों के लिए भी। जनता से 3 बातें सर, फैमिली से कुछ मत छिपाइए, कभी मत छिपाइए। दूसरा, ये जो लुभावने लाभ हैं उसकी ओर बिल्कुल आकर्षित मत होइए। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर हो ही जाता है तुरंत साइबर सेल आइए। और चौथी बात जो आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट जो हुई मेरे साथ, पुलिस के साथ में सूचना बिल्कुल मत छिपाइए। जैसे आप किसी डॉक्टर से या वकील से या कहीं आप जाते हैं तो नहीं छिपाते ना कुछ भी, बिल्कुल नंगे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि हम कहां से उनको फंसा सकते हैं। और आखिरी 30 सेकंड की बात कहना चाहता हूं, कह सकता हूं। ऐसा था, अमृतसर मेरे साथ उस दिन मिले और अमृतसर ने बहुत ढांढस जो दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से, हालांकि महानिदेशक महोदय, उपनिदेशक महोदय के निर्देशन में काम कर रहे थे, और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे जो इमोशनल कंफर्ट इन्होंने दिया, इट हैज नो वैल्यू। उसके कारण मैं सारी सूचनाएं स्टेबल माइंड से दे पाया। अमृतसर के बारे में कुछ आपको पता है क्या? ये गोल्डन टेम्पल भी है, पता है ना वहां क्या होता है? You go there and you derive peace and solace. Trust me, literally, with Amritsar, I derived the same. I'm telling you that I was became stabilized by him. And he called, the moment he called me uncle one day, na, he called me uncle one day, कि uncle आप यहाँ बैठिए. I was just like at my home. Thank you, sir. तो यहां पर आपने दिनेश शर्मा जी की पूरी कहानी सुनी और दिनेश शर्मा जी 3 बड़े सबक बता रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं कि फैमिली से कुछ भी मत छिपाइए, कुछ भी है, जैसा भी है, जिस भी तरीके का है, अच्छा है, बुरा है, आपके साथ हुआ है या आपने किसी के साथ किया है, आप फंस गए हैं या आपको किसी ने फंसा लिया है, जैसी भी हो, जिस भी तरीके की बात हो, फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिए। आपकी फैमिली है, आपके अपने लोग हैं, अपने हैं, तो वो आपको बचा लेंगे, किसी न किसी तरीके से आपकी मदद होगी। दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के ऐसे लुभावने ऑफर के चक्कर में ही मत आइए कि इतना रिटर्न करके दे देंगे, इतना ये कर देंगे, उतना ये कर देंगे। इतना ये करने वाले समझ लीजिए कि फ्रॉड लोग हैं। और तीसरी बड़ी बात, आपके साथ में अगर कुछ भी हो गया है तो जाकर के आप साइबर सेल में, पुलिस में इसकी सूचना जरूर दीजिए। मैं इसको एक उदाहरण के जरिए आपको बताता हूं, फिर इसके बाद में इंस्पेक्टर छेदीलाल पर हम बात करते हैं। कई बार होता है कि कोई एक ताला बंद होता है और हम किसी तरीके से उस ताले को खोलने की कोशिश में लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ठीक है शायद अब की बार खुल जाएगा, शायद इस चाबी से खुल जाएगा, शायद इस चाबी से खुल जाएगा, शायद हम इस तरीके से नहीं खोल रहे हैं, इसमें तेल डाल देते हैं, इसमें ये कर देते हैं, उसको हिलाते हैं, डुलाते हैं, फिर उसको ईंट मार करके तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। वक्त हम अपना बेकार करते रहते हैं। अच्छी बात यह है, सही बात यह है, ताला है, नहीं खुल रहा है, ताले के पीछे यानी दरवाजे के पीछे दूसरी तरफ कोई आपकी कीमती चीज रखी हुई है या कोई किसी की जान वो फंसी हुई है, तो आप समय मत गवाइए, बुला करके लाइए फोर्स को, पुलिस को। वो बुलडोजर से सीधा दरवाजा ही उखाड़ करके एक तरफ रख देंगे, खेल खत्म। तो आप लोगों की मदद लीजिए। अब जरा इंस्पेक्टर छेदीलाल की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। इंस्पेक्टर छेदीलाल, ये इंस्पेक्टर छेदीलाल है। अब आप सोचिए कि जिस आदमी ने अपनी पूरी उम्र जो है वो इंस्पेक्टर के तौर पर बिताई और एक रसूख उनका रहा। ये नगर निगम के जो है वो इंस्पेक्टर थे, रिटायर्ड हो गए थे। ये किसी काम को लेकर के बैंक में जा रहे थे। इनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, लखनऊ के अंदर ही गोमती नगर में इनका खाता था। ये बैंक में जा रहे थे और अचानक से इनके फोन पर एक फोन आता है और इनको कहते हैं कि आपको एक सूचना देनी है। तो इन्होंने कहा कि हाँ बताइए क्या बात है। तो इनको कहा गया कि आपके आधार कार्ड से एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया है और उस बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए की टेरर फंडिंग हुई है। पहलगाम का जो हमला हुआ था, वो पहलगाम हमले में
आपके अकाउंट को इस्तेमाल किया गया, 40 लाख रुपए की टेरर फंडिंग उसमें हुई है। अब इतना सुनते ही इनके हाथ पांव फूल गए। इन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैं बैंक में जा रहा हूं अभी और बैंक के मैनेजर से आपकी बात करवा देता हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे जो बैंक अकाउंट हैं वो कितने हैं, उसमें कितना पैसा है, सब कुछ आपको बैंक के मैनेजर बता देंगे। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, आप बैंक में नहीं जाएंगे, पहले आप हमारे अधिकारियों से बात करेंगे। अब फिर उसके बाद में वीडियो कॉल होती है और वीडियो कॉल पर दूसरी तरफ एक एटीएस के नकली डीआईजी बैठे हुए थे और वो डीआईजी साहब जो है, पीछे बैकग्राउंड में पुलिस वगैरह का लोगो, ऐसा लगा कि जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी विभाग में बैठा हुआ है और वहां से वो आपको वीडियो कॉल पर जो है वो बता रहा है। अब वो नकली जो डीआईजी थे वो फोन पर बात करते हैं, वो सारी जानकारी लेते हैं कि आप बैठ जाइए एक बार अपनी जगह पर, अपने घर के अंदर ही कहीं पर आप अपना स्थान ले लीजिए, और फिर वहां पर तसल्ली से इनको बैठा करके सारी जितनी भी एफडी थी, जितने भी बैंक अकाउंट थे, जितने भी बैंक अकाउंट्स में जो पैसे थे, सारी जानकारी ले ली और उसके बाद में कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आपका पैसा आपको अलग अलग अकाउंट्स हम बता रहे हैं, उन अकाउंट्स में जाकर के आपको ट्रांसफर करवाना होगा, आप उन अकाउंट्स में जाकर के अपने पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए और आपकी अभी फिलहाल जांच चलेगी। अगर आपका किसी तरीके से कोई लिंक नहीं मिला तो उसके बाद में आपको बरी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब उसके बाद में जो ये घबरा जाते हैं और ये कुल मिलाकर के इतना घबरा गए कि तैयार हो गए 80 लाख रुपए वो ट्रांसफर करने के लिए। अब उसके बाद में ये बैंक में जाते हैं। अब चूंकि जिस बैंक में इनका खाता था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गोमती नगर के अंदर, उस बैंक में जब ये बैंक मैनेजर के पास में जाते थे तो वहां पर बैंक मैनेजर सीधे अपने कमरे में इनको बैठाता था, चाय पानी वहां पर पिलाता था, क्योंकि ये इंस्पेक्टर रहे थे और ऐसे जो इंस्पेक्टर या अलग अलग सरकारी बड़े ओहदों पर जो लोग होते हैं वो बैंक में भी जाते हैं तो उनका एक रसूख रहता है कि आइए बाबूजी, बैठिए बाबूजी, इस तरह का एक रसूख होता है। तो ये गए, 6 फरवरी की घटना है, और जब ये वहां पर गए तो इनको पसीना सा आया हुआ, घबराए हुए से थे। तो इनसे बैंक के लोगों ने पूछा कि बाबूजी आज तो कुछ आप अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं, कुछ घबराए हुए से दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे किसी जो है वो और कर्मचारी ने पूछा, उसको भी इनकार कर दिया। अब उसके बाद में जब बैंक के मैनेजर आते हैं तो बैंक के मैनेजर पूछते हैं कि साहब क्या हुआ, आज तो थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हो। तो ये बैंक मैनेजर के सामने फूट फूट करके रो पड़ते हैं। बैंक मैनेजर के सामने हाथ जोड़ करके जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और बोले कि मैं तो फंस गया, पता नहीं किस तरीके से मेरा अकाउंट इस तरीके से किसी ने इस्तेमाल कर लिया और मेरे अकाउंट में टेरर फंडिंग हुई है। टेरर फंडिंग का मतलब यह है कि आतंकवादियों ने मेरे अकाउंट को इस्तेमाल किया पैसा मंगवाने के लिए और मुझे जेल होने वाली है। वहां पर बैंक का मैनेजर वो पूरे खेल को समझ चुका था कि भाई ये तो सीधा सीधा डिजिटल अरेस्ट करने के लिए आपको जो है धमकाया गया है। फिर वहीं पर उन्होंने कहा कि आप घर मत जाइए, आप यहीं पर बैठे रहिए, इंतजार कीजिए उनके फोन का। और जैसे ही उनका फोन आया वो तुरंत वीडियो कॉल पर वही डीआईजी साहब जो बात कर रहे हैं, वर्दी वगैरह पहनी हुई है, सब कुछ स्टार वगैरह लगे हुए हैं। अब डीआईजी साहब बात कर रहे हैं, डीआईजी साहब जो है वो कह रहे हैं कि आपने पैसा ट्रांसफर नहीं किया अभी तक। फिर बैंक के मैनेजर ने फोन लिया और बैंक के मैनेजर ने उसको लताड़ लगाई कस करके और उसके बाद में तुरंत डीआईजी ने फोन काट दिया। आप ये मान करके चलिए कि अगर वहां पर ये छेदीलाल अपनी बात नहीं बताते तो 80 लाख रुपए छेदीलाल के ट्रांसफर हो जाते। तो जरूरी यह है कि आप ऐसे किसी भी फोन कॉल से घबराएं नहीं और बात करें, बताएं। और सबसे बड़ी बात, ऐसी खबरों में मैं अक्सर आपको बताता हूं, बार बार बताता हूं कि कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी किसी भी राज्य की पुलिस, कोई भी सरकारी महकमा आपको फोन के ऊपर कोई नोटिस नहीं भेजता है। आपको फोन के ऊपर किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार की शिकायत, कुछ भी आपको फोन के ऊपर उसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। अगर जानकारी अगर फोन पर आपको दी जाती है तो सिर्फ इतनी दी जाती है कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है, आप पुलिस थाने में आ जाइए, आपको बुलाया जा सकता है। हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई मामला आया हो और आपको नजदीकी थाने में बुला लिया जाए, यह हो सकता है। लेकिन कोई आपसे फोन करके कहे कि भाई आपका ये ऐसे ऐसे गड़बड़ यहां मिली है, आपने ये गलत पैसा लगा दिया, या आपका बेटा इस तरीके से गलत यहां पर पकड़ा गया है, वो यहां पर वो हुआ है,
तो ऐसी किसी फोन कॉल से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे फ्रॉड आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दिनेश शर्मा ने जो पहली कहानी मैंने आपको बताई थी, दिनेश शर्मा ने जब बताया, पुलिस को सब कुछ बताया, तो उसके बाद में पुलिस ने 7 राज्यों से एक बहुत बड़ा नेटवर्क उसका खुलासा किया और उस पूरे नेटवर्क में करीब 600 ग्रुप थे। 600 ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग, हजारों लोग जुड़े हुए थे और हजारों लोगों को इसी तरीके से फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा था। पुलिस का कहना यह है कि यह 1200 करोड़ रुपए का ठगी का मामला था, फ्रॉड का मामला था, जो बचा लिया गया। हालांकि इसमें 1 करोड़ रुपए दिनेश शर्मा के चले गए। ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे जिनके पैसे चले गए होंगे। अब वो कई बार होता है कि मिल जाते हैं और कई बार होता है कि मिल ही नहीं पाते हैं। तो सबसे जरूरी सबक यह है कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और घबराइए बिल्कुल भी मत। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पता किसी के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है और वो आपसे बता नहीं पा रहा है, शायद वो बच जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।